Students, welcome all of you in this lecture. This is lecture number 2 of electromagnetic wave and unit number 8 हम लोग कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। और पिछला लेक्चर अगर आपने डिस्प्लेसमेंट करंट और कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कवरी हुआ और मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर को समझने के पहले। चलो मैं आपको सीधे लेक्चर के अंदर लेके चलता हूँ और आप समझिए कि क्या क्या नई चीजें आपके लिए हैं और उन सारी बातों को ठीक से समझना होगा, क्योंकि ये चैप्टर छोटा तो जरूर है बट इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हैं और इनके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप माइन्यूटली हर बात को ढंग से सुनेंगे समझेंगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट मी टेक यू इन द लेक्चर। सो टुडे वी आर डूइंग दिस लेक्चर एंड उसमें हमारा जो आई मीन टॉपिक है आज, एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड न्यूमेरिकल्स। तो इस इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मैं सीधा आपको एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो लुक एट दिस हियर, वी आर सेइंग एडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट तो बहुत मोटी और छोटी बात है, वो ऑलरेडी दैट यू नो कि अगर आप जो पिछला लेक्चर देखा है उसके बेसिस पे आपको ये बात मालूम है कि अगर आप राइट वेन एवर देर इज वॉट देर इज वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग हो और वो टाइम टाइम के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर साइनोसॉइडली चेंज हो रहा तो एक साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा हो, तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडली, हमने अभी अभी यहाँ पे फोकस रखे साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली। और अगर वो साइनोसॉइडली नहीं भी हो तब भी, लिख नहीं रहा हूँ मैं नॉन कि अगर वो साइनोसॉइडली नहीं हो तब भी, आई मीन इवन इवन इफ नॉट even if not sinusoidal but change taking place, not even if not sinusoidal but change taking place, change taking place. So what I mean say, whenever there is, what I mean to say, whenever there is a variation in electric field sinusoidally, magnetic field is produced, magnetic field is produced, this is what we come to know, प्रोड्यूस्ड। एंड दूसरी बात, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कवरी होने का फायदा ये है कि आप ये मालूम है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे पैदा होता है। तो भाई जब भी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। एंड और आगे अगर बात करें हम इसमें, एंड एंड वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट करंट से हमें समझ में आया। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हमें मिले और इससे बात समझ में आ गई। बात क्या समझने लायक है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। उन दिनों ना हम लोग मैकेनिकल वेव के मास्टर थे। भाई मैकेनिकल वेव मीडियम में कैसे प्रोपोगेट होता है हमें पता था कि उसके लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, और मटेरियल मीडियम होगा तो मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट करेगा, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो। तो जब ये नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई तो हमारे लिए लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है फ्रॉम सन टू अर्थ या फ्रॉम एनी सोर्स टू सम ऑब्जर्वर, हम उसके पहले कंसिडर करते थे कि लाइट भी अपने एक सोर्स से ऑब्जर्वर के पास पहुंचने के लिए एक मीडियम का इस्तेमाल करता है और वो इथर मीडियम माना जाता था।
सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अगर हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट की बात करें, प्रोपगेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट was fully explained. Propagation of light was propagation. So what I was saying that ki propagation of light was fully explained. Propagation of light was fully explained. पहले हम लोगों के पास ये explanation नहीं था, fully explained. Fully explained. Propagation of light was fully explained. यानी कि हमें light is electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. इसके बारे में समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट से हमें ये इंफॉर्मेशन तो पता चला लाइट कैसे एक्सप्लेन होता है. प्रोपगेशन ऑफ लाइट वाज फुल्ली प्रोपगेशन ऑफ लाइट वाज फुल्ली एक्सप्लेन्ड इवन इन वैक्यूम. इवन इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर लाइट कैसे प्रोपगेट करती है ये भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो पाया. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये समझ में हमारे को आया. तो ये लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये कैसे मीडियम में प्रोपेगेट करता है, ये सब हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से समझ पाए कि भाई अगर ऐसा होगा तो ये इस तरीके से होएगा. नाउ द पॉइंट इज कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हो रहा है, और आपको याद करो कि आपको लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कराया गया था एट द एंड. और उस न्यूमेरिकल को सिर्फ आप एक न्यूमेरिकल की तरीके से सोचोगे तो गलत करोगे आप. उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली. मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ जस्ट अगेन टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस विद इन यू, एंड ताकि इस टॉपिक के अंदर हम अच्छे से सेल आउट कर सके. तो सी मैंने यहाँ पे ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स रखे हैं. लाइक ये कैपेसिटर का प्लेट ए है और ये कैपेसिटर का प्लेट बी है. और इस कैपेसिटर प्लेट को हमने किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है. तो वी नो दैट कि कैपेसिटर प्लेट्स के थ्रू ये और एसी सोर्स उसमें करंट भेजेगा, चार्ज भेजेगा यहाँ से. तो इस प्लेट ए और प्लेट बी के ऊपर का जो चार्ज होगा, क्योंकि ये एसी सोर्स है, साइनोसॉइडल सोर्स है, तो इसके ऊपर का चार्ज क्या होगा, साइनोसॉइडली चेंज होएगा. इसके ऊपर का चार्ज क्या होगा, साइनोसॉइडली चेंज होएगा. इसमें चार्ज के साइनोसॉइडल चेंज होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे एक छोटा रिंग भी ले सकता हूँ और एक ऐसा ऐसा भी रिंग ले सकता हूँ जो बिल्कुल कैपेसिटर के प्लेट के साइज का हो. आई कैन थिंक ऑफ दिस कि जो ये कैपेसिटर के प्लेट के बिल्कुल कुछ इस तरीके का साइज का रख सकता हूँ मैं. आई कैन टेक इट लाइक दिस, ये वाला कंसिडर कर लिया. तब उसमें क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और टाइम साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट है. ठीक है जी. तो यहाँ पे जो हमने ये जो सेक्शन है, यानी कि ठीक इसके आइडेंटिकल साइज का लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है. हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट में, हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ. तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे लूप ले लिया था. और अगर हम बड़ा भी लूप ले लेंगे, मतलब कैपेसिटर के प्लेट के साइज से बड़ा लूप ले लें, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होएगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होएगा. और डिस्प्लेसमेंट करंट तो इस पूरे साइज से होएगा. लेकिन अगर आप छोटा कंसिडर करोगे, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपने एक छोटा सा लूप ले लिया यहाँ पे, इफ यू टेक अ स्मॉलर लूप लाइक दिस, और आप इसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो, तो इसके अंदर का जितना डिस्प्लेसमेंट करंट है वो लेना पड़ेगा, म्यू नॉट आई, जो एम्पियर सर्किट लॉ था, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी बी डॉट डी एल, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी. यानी कि यहाँ पे तो आई सी है ही नहीं, आई डी की बात कर ले. तो अगर इसके अंदर यानी कि इसके सरकमफेरेंस पे कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बी डॉट डीएल में म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी में आई डी कितना लेना पड़ेगा, जो इस पे पास हो रहा होगा इतने में. जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे से पास हो रहा है, यानी पूरे से पास हो रहा है, बट इसका चाहिए तो आपको इतना डिस्प्लेसमेंट करंट लेना पड़ेगा. इधर ओके नाउ. अब अगर इस पूरे की किसी यानी कि ये वाला जो रिंग है, इस रिंग के सरकमफेरेंस पे अगर आपको चाहिए होगा, तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया लेकर के इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो लेना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पे आईडी पूरा लेना पड़ेगा.
एंड अगर आप इनके साइज से बड़ा भी अगर कुछ ले लेते हो, द वे आई हैव टेकन दिस रिंग, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा ना जितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ और यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब बड़ा अगर हम रेडियस ले लेते हैं वहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी की वजह से। याद करो हम लोग एमपीएस सर्किट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते थे, तो हम लोग वहां पे पढ़ते थे कि भाई ठीक है, अगर ये कोई वायर होता था और इसमें करंट पास होता था, ऐसे करंट जा रहा होता था, तो हमसे कोई बोलता था कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ये पूरा करंट इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता था। और फिर हम ये एक लूप बनाते थे, हम कहते थे इसके अंदर कितना थ्रेडिंग करंट गया वो ले लो, और फिर म्यू नॉट आई करके उसको बी डॉट डीएल से यानी कि बी इंटू टू पाई आर से इक्वेट करके और उससे बी निकालते थे। और अगर हमसे यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछता था, तो हम क्या कर रहे थे, ये पूरा का पूरा करंट लेते थे और फिर बी डॉट डीएल पूरे लूप के लिए, बड़े लूप के लिए करते थे, और फिर बी डॉट डीएल करके इस थ्रेडिंग करंट ये पूरा लेते थे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि हम उस केस में क्या करते थे, एक बड़ा लूप ले लेते अगर हमें यहाँ का फील्ड चाहिए होगा तो यहाँ का फील्ड चाहिए होता था तो हम करंट तो यही लेते थे, और बी डॉट डीएल का यानी कि बी डॉट डीएल इस बड़े लूप के लिए करते थे, यानी कि इस 2 पाई आर के लिए करते थे, और म्यू नॉट आई में आई ये वाला रखते थे। तो यहाँ से ये बी इंटू 2 पाई आर और ऐसे रख करके म्यू नॉट आई, और इस तरीके से बी निकालते थे। ये आपको याद होगा। ठीक उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई लूप कंसिडर कर लिया एंड दैट लूप एरिया इज कैपेसिटर की प्लेट से बड़ा है, और इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट के डायरेक्शन में थंब रख दिए और अपने फिंगर्स को कर्ल कर लिए, तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकलता था वैसे करके यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया गया। क्या मेरा पर्पस आपको ये बताना है यहाँ पे कि भाई देखो, पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में जो ये क्वेश्चन था, क्या मेरा पर्पस आपको ये समझाना? नो, मेरा पर्पस आपको ये समझाना नहीं है यहाँ पे। तो मतलब ये फॉर दिस मोटिव आई हैव नॉट ब्रॉट दिस पिक्चर। मेरा कोई बड़ा पर्पस है आपको यहाँ पे कोई बड़ी बात समझाना चाह रहा हूँ, वो जरा देखिए वो बड़ी बात क्या है। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई ठीक है, इसमें चार्ज साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है कहाँ पे, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर। जब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज साइनोसॉइडली चेंज हो रहा होगा, तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट्स करेक्ट। नाउ माय पॉइंट इज, नो एसी सोर्स लगा रखा है जिसमें करंट का डायरेक्शन भी बार बार क्या होगा, बदलेगा, और चार्ज साइनोसॉइडली चेंज हो रहा होगा। तब उस सिचुएशन में मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि लुक एट दिस हियर। अगर यहाँ पे करंट साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है यानी कि पोलैरिटी भी बदल रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का जो डायरेक्शन था वो भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट इधर जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट करंट इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल रही होगी, उसका डायरेक्शन भी बदल रहा होगा। तब उस केस में जो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाया है लूप के ऊपर टेंजेंशियल, इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, लुक एट दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता होगा, तो जब जैसे जैसे करंट छोटा होता होगा, करंट छोटा हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड कम होता हो गया, और अगर करंट का डायरेक्शन आपने पलट दिया, तो पता चला कि लो जी, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, फिर ये घूम करके कुछ इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आई मीन टू से इज, मेरा ये कहने का मतलब है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी साइनोसॉइडली चेंजिंग। यानी कि अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग साइनोसॉइडली। सो आइडिया इज दैट कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू न्यूमेरिकली, ये हो गया घट रहा है, फिर बढ़ गया, और फिर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें और बोले कि देखो बाबा, अब तुम इस डायरेक्शन में बढ़ो, और फिर घट के जीरो हो जाए, और फिर इसकी पोलैरिटी ऐसे ऐसे डायरेक्शन इसका चेंज कर दे। अब पोलैरिटी कहने मतलब, मेरा मतलब यहाँ डायरेक्शन चेंज करने का था, ऐसे कर दे समथिंग लाइक दिस। तो ये जो चीज हो रही है, ये आपने देखा कि इसमें चार्ज के ऑसिलेशन से इसमें जो करंट जा रहा है, वो करंट के घटने बढ़ने से जो लूप के ऊपर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे हो रहा है, घट बढ़ रहा है साइनसॉइडली। ये सिर्फ इसी के साथ नहीं होगा, इसके साथ भी होगा। ये घटा, बढ़ा, फिर इसका पोलैरिटी आई मीन इसका डायरेक्शन बदल दें, बोले ये बढ़ा, आई मीन वी कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर हम इसको ऐसे लेके आए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी चेंज हो रहा होगा। सो दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि अब देखो बात क्या है,
कि मैंने आपको कहा कि देखो इस लूप का, यानी कि पहले कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया है उसके साइज का मैंने रिंग लिया और फिर बड़ा वाला ले लिया, यानी इस बड़े वाले रिंग के सर्कमफेरेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वो भी साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। इज दैट ओके ना? बड़े वाले पे और बड़े वाले पे भी और बड़े वाले पे भी और बड़े वाले पे भी। इसका मतलब कि कैपेसिटर के इस प्लेट में या प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से सराउंडिंग में, यानी यहाँ 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 किसी भी जगह पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही चेंज हो रहा था, लेकिन कैपेसिटर के, क्योंकि जब आपने इसको कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही चेंज हो रहा था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से, इस डिस्प्लेसमेंट करंट के चेंज की वजह से आपने देखा कि जो ये वाला लूप है, इस लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंशियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिखे, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, फिर घट के जीरो होगी, फिर उसका डायरेक्शन बदलेगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर घटेगा। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक उसी तरीके से लार्जर डिस्प्लेसमेंट करंट तो सिर्फ इतने एरिया में पास हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ इतने ही एरिया में पास हो रहा है, इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर है। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से फील्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, फील्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट इसी स्पेस के अंदर है, इसी स्पेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट फील्ड इस बाहर वाले लूप पे मिला, और बाहर मिलेगा, और बाहर मिलेगा, इस तरीके से। और जब वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगा तो उसकी वजह से वहां पे भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे कैपेसिटर को अगर हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उससे जो डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बन रहा है, वो अगर चार्ज साइनोसॉइडली चेंज कर रहा है, करंट साइनोसॉइडली चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसॉइडली चेंज होगा। और वो फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करते जाएगा। और इस तरीके से स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ट्रेवल करता चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये बात कही कि देखो डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्कवरी के दौरान हमें पता चल गया कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और फिर हमने इस सेटअप में, इस जो न्यूमेरिकल था उसकी आइडिया को, यानी कि होता हुआ मैंने समझा दिया कि ये कैसे हो रहा है। अब हम लोग इतनी बात तो जान चुके हैं कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होता है, यहाँ पे ये बात तो सीखी हमने, लेकिन हमारा टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खास है। और हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का एडवांटेज के नाम पे हमें ये पता चला कि हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होता है, हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस। तो सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, व्हेन when charge particle, yeah, accelerated accelerated charge particle accelerated charge particle particle accelerated charge particle produced accelerated charge particle produce electromagnetic wave, electromagnetic wave, accelerated charge particle produce electromagnetic wave। जैसे ये बात आपको बताई जाती है, आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों, why not a stationary charge particle, why not a moving charge particle जो कि constant velocity से ट्रेवल कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब हम देखेंगे, लाइक स्टेशनरी चार्ज का कंसिडर कर लें, स्टेशनरी चार्ज ले लें। तो अगर आप स्टेशनरी चार्ज कंसिडर करते हैं, स्टेशनरी चार्ज कंसिडर करते हैं, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगी। सो इफ क्यू क्यू की जो वेलोसिटी है, velocity of q is equal to 0, this implies electric field value at a given point, electric field value q velocity, charge की velocity अगर 0 है, तो electric field at a given point will be will be fixed will be will be fixed for that position, will be fixed for that position, जो भी उसकी वैल्यू होगी, electric field at a given point will be fixed for that position। तो अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरिंग, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरिएबल या नॉट वेरिंग। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ही नहीं कर रहा है तो फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होएगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होएगा। तो इसलिए स्टेशनरी चार्ज का फंडा तो खत्म। अब अगर मूविंग चार्ज की बात कर ले, मूविंग चार्ज, चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कोई मूविंग चार्ज है एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट, करंट। अगर चार्ज ट्रेवल कर रहा है, तो अगर कहीं पे चार्ज ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली उस ट्रेवल चार्ज, लाइक अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और उस प्लस चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो इसके वजह से हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के मूव करने की वजह से क्या होगा, चेंज होएगा। कोई भी अगर ये चार्ज है फिक्स नहीं है, दिस चार्ज इज मूविंग, तो एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो होएगा, बट विल दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? आंसर होगा यस, वो भी होगा। लेकिन क्या वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस सवाल को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो दिस विल गिव अ बर्थ ऑफ व्हाट, अ कांस्टेंट करंट। सो अगर चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, सो चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, velocity is equivalent to what, कांस्टेंट करंट। एक कांस्टेंट करंट के बराबर की बात हो रही है। और अगर करंट कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइक विच इज नॉट वेरिएबल, विच इज नॉट वेरिएबल। तो अब आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर हम किसी चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होएगा, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन की बात करें, तो ये बात भी समझ में आ गई और ये बात भी समझ में आ गई, इधर होगा ना कि भाई स्टेशनरी चार्ज से भी नहीं पैदा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मूविंग चार्ज से भी पैदा नहीं होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नहीं पैदा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करे और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करे, जब वो सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। सो यहाँ पे हमने ये बात कही ना, भाई अगर ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इसमें करंट पास होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और इस तरीके से पूरे मीडियम में स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए ये दोनों केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। बट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की बात की है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो हमने तो ये समझाने के नजरिए से आपको ये बात मेंशन कर। अब सवाल ये है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैसे पैदा करता है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, दो इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज पार्टिकल रखा और यहाँ मेन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे रखा है। दिस इज अ डाइपोल। अब अगर मैं इस डाइपोल की वजह से पूछूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ, लेट सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, ये डायरेक्शन होगा किसका, ये डायरेक्शन होगा इसके डाइपोल मोमेंट का, ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होगा। और फिर ये डायरेक्शन यहाँ पे, ये डायरेक्शन किसका होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ये डायरेक्शन किसका है, डाइपोल मोमेंट का, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आपको एक बात समझाना चाहूंगा। अब अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इसके वजह से डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं इस प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो ये डाइपोल है, इफ दिस डाइपोल इज ऑसिलेटिंग, लेट्स सी, इफ इफ डाइपोल डाइपोल चार्जेस डाइपोल चार्जेस, ठीक है ना, डाइपोल चार्जेस, यानी कि ये प्लस क्यू यहाँ से इधर है और ये माइनस क्यू यहाँ से ऊपर जाए, ये माइनस क्यू ऊपर जाए, और ये माइनस क्यू इसके अबाउट और प्लस क्यू इसके अबाउट क्या करे, ऑसिलेट करे। तो ऐसे सिचुएशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा क्या, ऐसे सिचुएशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा। यस, तो ऐसे ऐसे अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू ये ऑसिलेट, इफ डाइपोल चार्जेस आर ऑसिलेटिंग, इफ डाइपोल
charges are oscillating. Dipole charges are oscillating. तब उस केस में you'll find that कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, this electric field is this electric field is this electric field is oscillating like this. ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये घट जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये घटते घटते जीरो होगा, फिर ये डायरेक्शन ऐसे पलट के ये बढ़ेगा, फिर ये घटते 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 जीरो होगा, फिर ये इस तरीके से बढ़ते हुए ऐसे जाएगा. सो यू विल फाइंड दैट. और अगर ये फ्रीक्वेंसी, इफ दैट फ्रीक्वेंसी इज, इफ ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, इफ ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, तो वो उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल साइनसॉइडली बहुत तेजी से हमें दिखाई देगा ऑसिलेट करता हुआ. आई मीन अगर ये चार्ज, इफ डाइपोल चार्जेस आर ऑसिलेटिंग, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ऑसिलेट करेगा. अगर ये चार्जेस के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा. अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा. सो दिस इज व्हाट वी कम टू नो दैट कि अगर चार्जेस ऑसिलेट करें तो ये खामी होगी. अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से. नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, आपने चार्ज को ऑसिलेट करा है, आपने देख लिया कि सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है. नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड मैं देख इसी सेटअप में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड की कैसे सिचुएशन बन रही. यहाँ पे हमने देखा इफ डाइपोल चार्जेस आर ऑसिलेटिंग, सो ऑसिलेटिंग then at a point in surrounding, then at a point in surrounding, what we observe surrounding, the oscillating electric field is and oscillating and frequency of frequency of oscillation of frequency of oscillation of electric field is same as that of frequency of frequency of dipole charges. Clear a point? Yes. किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर डाइपोल को ही लेकर के आपने क्यों किया है, कि इंडिविजुअल चार्ज को लेकर के क्यों नहीं किया. इंडिविजुअल चार्ज को लेकर अगर करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. वहां पे इस प्लस क्यू की वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा, तो फिर उस वहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो सब चीजें हो सकती हैं, बट इफ यू वी बिकम very experienced enough and we have a lot of time to discuss about that, only then we can talk about that. वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकेला चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो भी सेम सिचुएशन होगी. कारण अगर आपने उस चार्ज को ऑसिलेट करा रहे हो, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. यहाँ एडवांटेज क्या हुआ प्लस क्यू और माइनस क्यू लेकर के समझाने में, क्योंकि जैसे हमने कैपेसिटर के प्लेट्स की बात की, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर का प्लेट्स की बात किया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था और एक नेगेटिव चार्ज हुआ करता था. तो इसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू का ऑसिलेशन हुआ करता था. तो आपने इसी चीज को आपने एक तरीके से क्या कर दिया, अलग तरीके से समझा दी कि देखो फील्ड की बात करते हैं. सो नाउ dipole charges dipole charges are oscillating. तो अगर डाइपोल चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो इसके वजह से करंट किधर की तरफ होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन होगा करंट का. जब जब तक प्लस क्यू यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ पे आ जाए और माइनस क्यू ट्रेवल करते करते ऊपर आ जाए, यानी कि जब प्लस क्यू नीचे आ गया और माइनस क्यू ऊपर चला गया, ठीक है जी. अब व्हाट आई मीन टू से दैट प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू की जगह ये हो गई, और माइनस क्यू अगर अब यहाँ पहुंच गया, और अब यहाँ पे सिचुएशन हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि जो माइनस क्यू है अब नीचे आ रहा है और प्लस क्यू किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. इफ दैट इज द सिचुएशन, सो हियर आई मीन टू से दैट कि जब प्लस क्यू यहाँ पे था, ये प्लस क्यू नीचे आ रहा था, माइनस क्यू ऊपर जा रहा था, तो करंट का डायरेक्शन ये था. तो इसके वजह से भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिलेगा. यू विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन है. और अगर आप करंट का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और ये जो डाइपोल और ये जो लाइन है, यानी कि इसको एक्स वाई प्लेन मान लो, और एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के अलोंग करंट जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. कि अगर मैंने बोलूँ कि ये एक्स है ये वाई है और करंट ऐसे जा रहा है,
तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे किधर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल लाइक दिस। राइट हैंड पाम रूल लगा लो या यस राइट हैंड पाम रूल लगा लो या कोई भी रूल लगा लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो तो यू विल फाइंड लाइक दिस। तो भाई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिला, कब, जब प्लस क्यू इधर आ रहा था, माइनस क्यू इधर जा रहा था। अब अगर माइनस क्यू यहाँ पहुंच गया और प्लस क्यू यहाँ पहुंच गया, और अब ये प्लस क्यू किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और माइनस क्यू नीचे जा रहा है, माइनस क्यू नीचे जा रहा है, तब उस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की वैल्यू बदल गई इस तरीके से। अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गया, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गया, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर बदलता है, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सो व्हाट आई वी सी हियर, वी सी दैट कि अभी करंट जो है, अभी जो करंट हमारे को मिला, इस करंट की वजह से, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू ऑसिलेट करेंगे, तो इसमें जो करंट पास हो रहा है, वो करंट की पोलैरिटी क्या हो रही है, बदल रही है। और वो करंट की वैल्यू, वो करंट की वैल्यू, राइट, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं और एक्सट्रीम पोजीशन से वो पास आते जाएंगे, तो भाई करंट की वैल्यू जैसे जैसे जैसे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज चार्ज के बीच की बात हो रहा हूँ, तो इसके करंट के वैल्यू बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और जब फिर इस पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से वो उधर, यानी कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। और फिर करंट की वैल्यू घटती जाएगी, और उस केस में करंट की वैल्यू घट के जीरो होगी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड घट के जीरो हो जाएगा। और फिर वहां से जब एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, आई होप यू आर गेटिंग वन, जब उन दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे की तरफ है, तो करंट का वैल्यू क्या, दे आर मूविंग विथ मीन पोजीशन की तरफ। जब चार्ज मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ऑसिलेट करता रहता है। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम में है, जब मीन पोजीशन की तरफ जाता है, मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो क्या होता है उसका, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू जब मीन पोजीशन की तरफ जा रहे होंगे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जाएगी, तो उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगा। सो एक्सट्रीम से जब वो मीन की तरफ जाएंगे, तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और जैसे मीन पे आने के बाद दोनों एक्सट्रीम की तरफ जाने लगे, यानी कि ये यहाँ से ऊपर और ये यहाँ से नीचे जाने लगे, तो वो वेलोसिटी घटती जाएगी, तो करंट की वैल्यू घटती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड घट के जीरो हो जाएगा। फिर एक्सट्रीम पे पहुंच गए, फिर वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट किए, फिर बढ़ती वेलोसिटी से आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अब इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, अगर चार्जेस को ऑसिलेट किया जाए और ऑसिलेटिंग चार्जेस होंगे, तो वो सराउंडिंग में, सो व्हाट, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑसिलेटिंग, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डाइपोल चार्जेस इफ ऑसिलेटिंग, अगर डाइपोल चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, सो दिस 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 ऑसिलेटिंग चार्जेस या दिस ऑसिलेटिंग चार्जेस, दिस oscillating charges, these oscillating charges also produce, also produce these oscillating charges also produce oscillating magnetic field, oscillating or sinusoidally varying magnetic field, sinusoidally sinusoidally varying magnetic field, varying magnetic field। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो पैदा होएगा वो साइनोसॉइडली वेरिंग होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे देखा कि चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करते हैं ऑसिलेटिंग, साइनोसॉइडल, और मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडली वेरिंग पैदा करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देख लिया कि कैसे ये साइनोसॉइडली पैदा हो रहा है ऑसिलेटिंग चार्ज के केस में। तो हमें तो ये बताएगा कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स ट्रू। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। हमने ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल लिया, तो जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसके पास जो एक्सेलरेशन तो होता ही होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग हैज टू हैव एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का कंडीशन लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करके आपको दिखाया यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज कि सर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, तब होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट सिचुएशन। तो ठीक है, अगर ये चार्ज ऑसिलेट होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक उसी प्लेन में पैदा हो रहा है, यानी कि जिस प्लेन में एक्स वाई है, उसी प्लेन में
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैदा हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ वो क्या हुआ, एक्स वाई के परपेंडिकुलर पैदा हुआ। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जब भी कभी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उसके वजह से हमारे स्पेस में, सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसाइडली वेरी करते हुए मिलेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन होता है, हमें मालूम है ना कि अगर कोई एनर्जी, इफ सम एनर्जी इज ट्रेवलिंग टू यू एंड दैट एनर्जी इज continuously कमिंग टू यू, तो वी से दैट देयर इज सम मीडियम पार्टिकल विच इज कैरिंग दैट एनर्जी, और कहीं पे कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। अब सोचो अगर कहीं पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और उसकी वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और जितने दूर हम चलते जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रहे हैं, उनका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बट उनका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को, यानी कि ये जो स्थिति बन रही है, इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। So I will take you to the next page. I will say that he, whenever charged particle, whenever whenever charged particle, charged particle is accelerating, charged particle is accelerating. Whenever charged particle is accelerating, electromagnetic wave is produced. Electromagnetic wave is produced. यहाँ पे सवाल उठता है कि सर एक्सेलरेटिंग का मतलब तो स्ट्रेट लाइन में भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर ट्रेवल करता जाए और एक्सेलरेट करता जाए तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होना चाहिए। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करता हुआ, यानी कि आप किसी डंडे के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल रख दो और वो डंडा किसी ट्रक में रख दो और वो ट्रक को बड़ी तेजी से आप एक्सेलरेट कराते हुए लेके जाओ, तो आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होएगा। बट उसको एक्सप्लेन करना और समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वी आर सेइंग दैट कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस। हमने ऑसिलेटिंग चार्ज के सहारे ये बात आपको समझाई है, एंड दिस इज व्हाट इज विद इन आवर सिलेबस टू अंडरस्टैंड। बाकी चीजों को समझने के लिए जो स्ट्रेट लाइन में है उसके लिए जो 3D इमेजिनेशन चाहिए होगा, एनिमेशन करके आपको समझाना पड़ेगा, और तभी जाकर के बात समझ में आ पाएगी। बट एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। नाउ अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और सपोज करो दैट चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो अगर चार्ज चार्ज वाई एक्सिस पे चार्ज वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम ये बात कह रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन में जाएं, अगर ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, हर तरफ होता है बेटा। बट सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि चार्ज पार्टिकल ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी पैदा हो रहा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सब जगह ऐसा होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली ऑसिलेट करते मिलेंगे। तो अब जरा देखो ये दिखाया गया कुछ इस तरीके से। अब ये दिखाने का क्या मतलब है भाई, वाई वी आर शोइंग लाइक दिस, ऐसे करके। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि किसी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो हाउ डू यू नो दैट कि ये ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, ये तो मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखाया कि भाई अगर ये चार्ज ऑसिलेट हो रहा है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। दिस इज व्हाट वी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडल है। तो अगर हम इस स्थिति की बात करें कि कहीं पे चार्ज ऑसिलेट हो रहा होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि इसमें चार्ज ऑसिलेट कर रहा था विद इन दिस रीजन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑसिलेटिंग था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट करंट बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। और यहाँ पे बात बताई क्या आ गई कि इससे बाहर की दुनिया में भी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ, ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी रीजन में ऑसिलेट कर रहा है, और ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अगेन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से पूरे स्पेस में आजू बाजू वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होएगा तो इस तरीके से स्पेस में बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का पैटर्न होगा जिस प्लेन में होगा, ठीक उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट। सो अगर अब इसको देखा जाए, लेट सपोज चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे कर रहा है, और उसके इम्पैक्ट को हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, लाइक अगर हम व्हाट वी से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता बढ़ता 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 इस लाइन पे हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से देख रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन कहते हैं। सो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? So whenever whenever there is propagation of sinusoidally sinusoidally whenever there is a propagation of whenever there is a propagation of simultaneous propagation of whenever there is simultaneous propagation of simultaneous right, say like this, whenever there is a simultaneous, ठीक है ना, simultaneous propagation of sinusoidal sinusoidal sinusoidally varying varying electric field and magnetic field magnetic field whenever there is sinusoidal propagation of whenever there is a simultaneous propagation of sinusoidally varying electric field and magnetic field in such a way that in such a way that way that electric field magnetic field magnetic field and direction of propagation and direction of propagation are mutually perpendicular are mutually perpendicular mutually perpendicular, ठीक है, mutually perpendicular, then it is said it is said to have whenever there is a simultaneous propagation of sinusoidally varying electric field magnetic field in such a way that electric field magnetic field and direction of propagation are mutually perpendicular, then it is said to have propagation of electromagnetic propagation of electromagnetic wave, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। वेव होता क्या है? वेव इज डिस्टर्बेंस इन मीडियम। तो अब कहीं पे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है और उसके वजह से भैया इस सारे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, यहाँ पे दूर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। बट एक तरीके से स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आ रहा है, एंड दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ये जो सिचुएशन है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो जो आप पढ़ते थे क्लास, छोटी क्लासेस में, उससे कहीं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिला है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही थी। सो वी अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट करंट से हम बहुत कुछ सीख पाए। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने यहाँ पे देखा कि ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से यस देयर इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। और आई वुड लाइक टू सिंपली से दैट कि एक बात और बताना चाहूंगा आपको। सो दैट इज कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन को समझ लिया, तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज हर्ट्ज एपरेटस? तो ये हर्ट्ज एपरेटस की बात हो रही है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जो मैं कहते एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग जो अगला टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, राइट? तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि पहली बार लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लैब में प्रोड्यूस किया गया था और उसको डिटेक्ट किया गया था, दैट वाज डन बाय हर्ट्ज। सो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम in lab electromagnetic wave was produced by हर्ट्ज। हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया था।
फर्स्ट टाइम इन लैब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज प्रोड्यूस्ड बाय हर्ट्ज। एंड जो जिस सेटअप का इस्तेमाल किया था वो सेटअप आपके सामने बताया गया है, इसी को हम लोग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट के कुछ ही दिनों बाद जेसी बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था। राइट, एंड उसके बाद तो मार्कोनी और सब कुछ और लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था। सो हर्ट्ज एपरेटस की बात अगर करें तो वो क्या है, यहाँ पे इस सेटअप को आप समझिए। यहाँ पे ये कॉपर का स्फेयर है, ये भी कॉपर स्फेयर है, कॉपर स्फेयर आप मान लो। और इसको हमने कॉपर वायर से, यानी कि ये कॉपर वायर, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना कि ये स्फेयर इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कॉपर वायर से, यहाँ पे भी कॉपर का स्फेयर, ये भी कॉपर का स्फेयर, ये कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। और ये एक फ्रेम है जिस फ्रेम के ऊपर हमने इसको टांग रखा है। यहाँ पे भी एक कॉपर का एक वायर है और यहाँ पे कॉपर के दो स्फेयर ऐसे जुड़े हुए हैं, ये एक स्टैंड के ऊपर हमने इसको लगा रखा है। दिस इज अगेन अ स्टैंड, राइट, जैसे कि यहाँ पे स्टैंड पे ये रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर, इसको हम लोग, ये जो सेटअप है इसको हर्ट्ज, इसको डिटेक्टर कहते हैं। हर्ट्ज 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 डिटेक्टर, हर्ट्ज डिटेक्टर, डिटेक्टर कहा डिटेक्टर कहा जाता है। और ये हर्ट्ज एपरेटस की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। उसी यहाँ पे एक लो टेंशन सोर्स है, यानी कि एक स्मॉल बैटरी है, मे बी ऑफ अ वेरी स्मॉल वोल्टेज, देयरफॉर इट इज लो टेंशन सोर्स। मतलब जिसकी वोल्टेज वैल्यू कम है उसको लो टेंशन सोर्स कहते हैं। और यहाँ एक सेटअप लगा हुआ है, कोई एक डिवाइस है, ये इस डिवाइस ने क्या किया, लो टेंशन सोर्स को हाई टेंशन वोल्टेज में बदल दिया। और जब बहुत हाई टेंशन वोल्टेज में बदल दिया और यहाँ से ये तार जोड़ करके हमने ये कनेक्ट कर दिया, जब यहाँ से, यानी कि ये हाई हाई टेंशन सोर्स जो है इसको चार्ज सप्लाई करके यहाँ पे लेके आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये चार्ज क्या होगा, इसको भी मिलेगा, यानी कि ये चार्ज डायरेक्टली यहाँ पे इस कैपेसिटर, यानी कि ये एक तरीके से कैपेसिटर समझ लो, दो दो आइसोलेटेड कैपेसिटर का हमने एक पेयर बना दिया। तो जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये चार्ज यहाँ पे पहुंच गया। जब चार्ज आप देते जाओगे तो यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि अब यहाँ पे इतना ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया कि भाई इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम मोर देन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम व्हाट, मोर देन जो एटमॉस्फेरिक पोटेंशियल होता है, यानी कि एयर को जो क्रैक करने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे कहीं वो ज्यादा बन गया। तब उस केस में जो यहाँ पे एयर है वो क्या हो जाता है, क्रैक करने लगता है और फिर यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होने लगता है। आई शुड से इट नाउ इन अ डिफरेंट वे, दिस इज अ लो टेंशन सोर्स, दिस इज अ डिवाइस जो कि हाई वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस करेगा, दिस हाई वोल्टेज इज क्वाइट इमेंस, काफी ज्यादा है। और जब इस हाई वोल्टेज के साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है तो विद नो टाइम ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, विद नो टाइम। एंड इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है कि यहाँ पे जो ये चार्जेज और ये चार्ज, यानी देख रहे हैं ना कि ये चार्ज और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा लेते जाएगा। और फिर जो ये इसका पोटेंशियल होगा, ये इसका पोटेंशियल होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा, ये इसका पोटेंशियल होगा, और इसके बीच में जो एयर फंसा हुआ है, that will be cracked because of high potential difference which will create a very high electric field, and that electric field जो एयर का जो स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, वो इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और जब ये स्पार्क प्रोड्यूस होएगा तो यहाँ से ये स्पार्क प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, आप देखो इसमें मैंने एक ब्लू, येलो, व्हाइट, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन कि जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रहा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले ये समझते हैं कि जो यहाँ स्पार्क पैदा हुआ, तो ये जो स्पार्क पैदा हुआ, हम कहते हैं कि यहाँ स्पार्क पैदा होने का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हुआ। नाउ एनीबॉडी विल से दैट कि स्पार्क पैदा होने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हुआ, हाउ कैन यू से लाइक दैट, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे स्पार्क पैदा होगा, तो इमीडिएटली सब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से चार्ज क्या होगा, गायब हो जाएगा। फिर ये लो टेंशन हाई टेंशन सोर्स है, फिर इसको ये इमीडिएटली चार्ज कर देगा, फिर ये स्पार्क हो जाएगा। इसका मतलब कि इस इनका चार्जिंग एंड इसका डिस्चार्जिंग, द चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट वे। एंड इसके वजह से, इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक, please understand, I said within no time this will be immensely charged, it will be reaching to a high voltage, and that high voltage will be producing a very high electric field, and that electric field will make this air crack and discharge होगा, फिर एनर्जी पूरी की पूरी गायब हो जाएगी, फिर वहां से ये चार्ज आएगा। यानी कि इसके अंदर इन इनका चार्ज होना, इन दोनों
स्फेयर्स के गोले का चार्ज होना और फिर डिस्चार्ज होना, चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। एंड चार्ज और डिस्चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी द, यहाँ पे उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर यहाँ पे जो स्पार्क होएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगा, यहाँ पे जो रेडिएशन पैदा हो रहा है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उससे तय होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि अब सडनली यहाँ पे स्पार्क पैदा हुआ, यानी कि रेडिएशन पैदा हुआ। जब अगर ये स्पार्क पैदा हो रहा है, यहाँ पे रेडिएशन पैदा हो रहा है, तो हम क्या समझ रहे हैं, और फिर दिस इज हैपनिंग, आई मीन स्पार्क हुआ और फिर खत्म हुआ, फिर स्पार्क पैदा हुआ, फिर खत्म हुआ, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर स्पार्क होना और डिस्चार्ज होना, आई मीन स्पार्क होना फिर खत्म हो जाना, फिर स्पार्क होना फिर खत्म हो जाना, अगर ये बहुत फास्ट रेट पे हो तो आपको ऑल द टाइम क्या दिखाई देगा, यहाँ पे स्पार्किंग दिखाई देगा। जैसे हमारे घर में जो एसी से जो ट्यूबलाइट और बल्ब जल रहे हैं, वो हमें मालूम है कि अगर 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई आ रहा है तो 1 सेकंड में 100 बार वो ऑफ हो रहा है और 100 बार वो मैक्सिमम हो रहा है, बट हमें जलता हुआ दिखाई देता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज्यादा होना और यहाँ पे एयर का क्रैक होना और फिर ये सारे चार्ज का डिसअपियर हो जाना और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाना और फिर स्पार्क पकड़ना और फिर यहाँ से डिस्चार्ज होना, दैट इज हैपनिंग एट सच अ हाई रेट कि आपको ऑल द टाइम यहाँ पे स्पार्क दिखाई देता है। यस, बिकॉज यू कैनॉट सी स्पार्क नहीं है और स्पार्क है और स्पार्क नहीं है, आप बीच में नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इतना कम टाइम पे चेंज हो रहा है कि आपको ऑल द टाइम पे यहाँ पे स्पार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रहा है। और इस बात को समझाने के लिए क्या किया कि भाई, जैसे हम लोग यहाँ पे सिचुएशन कर रहे थे, भाई ये चार्ज पार्टिकल था, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, हम कह रहे थे ना भाई कि यहाँ पे प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था। अब अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की वैल्यूज, यानी कि ये प्लस क्यू घट के क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर जीरो से क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, फिर माइनस क्यू से क्या हुआ, जीरो हो गया, फिर जीरो से घट के क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, जीरो से बढ़ के प्लस क्यू हो गया, प्लस क्यू से घट के जीरो हो गया। तो जो स्थिति यहाँ पे बन रही है, समथिंग लाइक दिस हैपनिंग हियर, भाई आपने यहाँ पे इसको ये चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज हो गया और डिस्चार्ज होने के बाद फिर इसकी आप पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी और पोलैरिटी चेंज होकर के फिर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, फिर इस तरीके से होता रहेगा। तो यहाँ पे तो मैंने ये लो टेंशन सोर्स लगाया है और आप देखो यहाँ पे ये जो सेटअप है, इसको हम इंडक्शन कॉइल कहते हैं, वी कॉल इट इंडक्शन कॉइल। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं तो ये इसके अंदर एक इंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है, और ये डीसी सोर्स की वजह से इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। और ये सेटअप, चूंकि ये हमारे इंडक्शन कॉइल हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए वी आर नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट। तो यहाँ पे कुछ और एक तरीके से यहाँ पे इंडक्टर है और ये जो दोनों हैं दे आर वर्किंग लाइक अ कैपेसिटर। तो एक एल अंदर देखा और एक सी देखा है आपने। एक बार इससे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और कैपेसिटर अब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है इंडक्टर के थ्रू। जब यहाँ कैपेसिटर ये पूरी तरीके से आपने चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद यहाँ से इस सोर्स को आप हटा देते हो, अब क्या होगा कि कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी है, फिर वो इंडक्टर पे आएगा, इंडक्टर से कैपेसिटर को जाएगा। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग और ये चेंज होता रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होएगा एंड दैट विल बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ पे फायर हो जाना, फायर का प्रोड्यूस होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ, ये कोई कहेगा कि सर ये तो आग पैदा हुआ है या चाहे जो पैदा हुआ स्पार्क बना, आई डोंट एग्री कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तब बोला कि ओके, इफ यू डोंट एग्री, नाउ लुक एट दिस, ये कॉपर वायर है, इसके साथ कॉपर स्फेयर लगा हुआ है। अब अगर ये यहाँ पे स्पार्क पैदा हो रहा है और ये थोड़े से दूरी पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक इस तरीके का कोई छोटा सा बल्ब अरेंज कर दूं, ये कोई बल्ब लेके आऊं और इस बल्ब को कुछ इस तरीके से लाके ऐसे कनेक्ट कर दूं, एंड यहाँ पे ये होने से, यानी कि इस स्पार्क के होने से अगर ये बल्ब ग्लो करने लगे, आई मीन देयर वाज नो सोर्स, यहाँ पे कोई और वजह नहीं था, यहाँ पे आपने बल्ब लाके कनेक्ट कर दिया, दैट बल्ब हो या बहुत ही स्मॉल, यानी कि एलईडी की बात करो, लाइट इमिटिंग डायोड की बात कर ली, बहुत छोटा सा, क्योंकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कोई बहुत ज्यादा एम्पियर का नहीं होगा। सो अब अगर आपने यहाँ पे कोई चीज ऐसे लगा के रख दी और वो ग्लो करने लगे, व्हाट डज इट मीन, फ्रॉम वेयर द एनर्जी हैज कम टू दिस पर्टिकुलर साइट, एंड जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो डेफिनेटली इस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है
और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, यानी कि समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ से, आई शुड से लाइक दिस, एक मिनट होल्ड करें। आई शुड से लाइक दिस कि ये जो हमारा, ये जो सिचुएशन है लाइक दिस, और इसमें क्या हो जाता होगा, इस पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुंचा होगा। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता हुआ, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड होता हुआ, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा होगा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ जब जब पहुंचता होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ पहुंचता होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इसके इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन के, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से यहाँ पे क्या हो जाता होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता होगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वेरिएशन हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, हमने रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी करा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट है, उस करंट की वजह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लो होने का मतलब बड़ा साफ साफ है कि इस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुआ होगा, और इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ होगा, और फिर यहाँ पे वो डिटेक्ट हो रहा है, तो इसको हम हर्ट्ज डिटेक्टर कहते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। अगर हम इसके अरेंजमेंट को, अगर ये जो सिचुएशन है हमारे पास, या आई थिंक दिस इज डन नाउ। सो हर्ट्ज एपरेटस आपने समझ लिया। अब इस हर्ट्ज एपरेटस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है जी, 1/√2 पाई LC। यहाँ पे L, ये जो अंदर इंडक्टर लगा हुआ था, और इसका जो C होगा, इन दोनों की वजह से जो कैपेसिटेंस बनेगा उसकी बात करें, तो दिस इज हाउ दिस हैपन। सो नाउ वी नो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई। हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन भी पढ़ लिया, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So we are going towards properties of electromagnetic wave. That is a very important section. और इसी बात पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और उसी के बेसिस पे आपको सब कुछ आगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने को। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हमें पढ़ना है यहाँ पे, एक मिनट बच्चा। So we are talking about properties of electromagnetic wave, and properties of electromagnetic wave, and we are doing one by one points like number one, पहली बात ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर व्हाट डज इट मीन। ये ना एक टॉपिक हुआ करता था आज से कुछ साल पहले आपकी बुक में, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करते थे। अब वो हटा दिया गया सिलेबस में। आई फर्स्टली वांटेड टू डिस्कस, बट मैंने लगा कि फालतू हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे। So electromagnetic wave is transverse in nature. This means that the electric field, magnetic field, magnetic field, magnetic field, and direction of propagation, and direction of direction of propagation, direction of propagation. Electric field, magnetic field, and direction of propagation are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ट्रांसवर्स करेक्टर का मतलब यही होता है, और यही आपने यहाँ पे सीखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी को कहते हैं। अब ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहे हैं, इफ यू आर द ऑब्जर्वर एंड यू फाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कमिंग, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। So electromagnetic wave is transverse in nature. That is the first thing which we must understand. The second point is electromagnetic wave, electromagnetic wave.
does not require does not require any material medium, does not require any material medium, does not require any material medium for its propagation. उसको कोई नहीं चाहिए। क्यों? कैसे कि हमें किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अ, कोई उसको मटेरियल मीडियम थोड़ी चाहिए। वैक्यूम में भी अगर कोई चार्ज क्यू है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम आ गया तो वो उसमें अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में जो चेंज आना है वो होता है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। दिस इज वन पॉइंट टू बी टेकन केयर। ये दो पॉइंट तो समझ गए आप। अब velocity of electromagnetic wave, velocity of electromagnetic wave, electromagnetic wave, magnetic velocity of electromagnetic wave in 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 any material medium, in any material medium medium। ना इस बात को समझाने के पहले, या चलो ठीक है, इन velocity of electromagnetic wave in any material medium is given by v is equal to 1 by mu epsilon under root। जैसे इसको मैंने बोला था कि ट्रांसवर्स प्रूव करना था, इसी तरीके से इसका भी एक डेरिवेशन हुआ करता था आपके बुक में प्रूव करने के लिए। ठीक है जी, बट वी आर नॉट डूइंग बिकॉज इट्स नॉट नाउ इन आवर कोर्स, इसलिए हम लोग उसको बात नहीं कर रहे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल इज गिवन बाय दिस, राइट। अगर हम वैक्यूम की बात करें, वेलोसिटी ऑफ, जहाँ पे म्यू क्या है, यू ऑल नो, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी है ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड लगा दो, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट, ठीक उसी तरीके से ये एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है जी, इन पे डिपेंड करता है। अब कहा जा रहा है कि जो वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर or free space, in air or free space or vacuum, this v is equal to 1 by mu naught epsilon naught under, और इनकी वैल्यूज रख दो तो दिस वैल्यूज कम्स आउट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा जी, एक और बात समझना है आप, ये तो तीसरा चौथा पॉइंट तो आप समझ गए। अब जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले में आपको कहीं पे ये दिखाई दिया कि जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आर यू फाइंडिंग दैट? वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या लैम्डा पे डिपेंड करता है? आर यू चेकिंग हियर? इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में, किसी लाइक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, ठीक है, does not depend does not depend upon does not depend upon frequency, does not depend upon frequency of electromagnetic wave. Velocity of electromagnetic wave in a medium does not depend upon frequency of electromagnetic wave, right? For all the frequency, यानी कि किसी medium के अंदर all the electromagnetic wave of all different frequency will have a same velocity. Is that okay now? Right. दूसरा पॉइंट आपको ये समझना होगा कि एक मिनट, यस, सो ओके, जो ये एक मिनट, सो आई सेड कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब जरा ध्यान से समझना, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, राइट। अब आप जरा गौर से देखो कि किसी मटेरियल मीडियम में
सारे वेव की वेलोसिटी, सारे फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है जी, सारे फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप कोई, सपोज करो ग्लास ले लिया, इफ यू टेक अ ग्लास, दिस इज ग्लास, प्लीज अंडरस्टैंड, और यहाँ पे कोई 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज एंड सपोज करो 2500 हर्ट्ज, दो फ्रीक्वेंसी ले लिया, तो इस दोनों में, दोनों रेडिएशन को जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ग्लास से पास कराओगे, दोनों की वेलोसिटी तो क्या होगी, सेम होगी, तो वेलोसिटी तो फिक्स हो गई। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स हो गई, जरूर ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, छोटी है, उसका लेमडा क्या होगा, यानी कि दिस न्यू इज इक्वल टू, या लेमडा इज इक्वल टू, आप देखो तो यू विल बी राइटिंग वी अपॉन फ्रीक्वेंसी, लुक एट दिस हियर, लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट डू यू सी हियर, यानी कि एयर में पहले उसकी जो फ्री, ये कंपेयर करके देखें, ये एयर का केस मान लें और एक मीडियम के केस में मान लें, तो भाई एयर में तो सबकी वेलोसिटी सेम है, और फिर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी जब आपने निकाला, तो भाई वो वेलोसिटी उसके बराबर है। जब आप दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, व्हेन यू एंटरिंग इनटू द अनदर मीडियम, तो उस केस में व्हाट यू फाइंड कि वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी उसका लेमडा क्या होगा, बड़ा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उसका लेमडा क्या होगा, छोटा होगा। सो इट मीन्स वेरी सिंपल दैट, इस बात को थोड़ा और अलग तरीके से हम समझना चाहेंगे। लेट सपोज, या दैट, ओके, अब अगर यहाँ पे ठीक है, यानी कि एयर में यहाँ पे एक कंफ्यूजन है बच्चों, और ये इस कंफ्यूजन को आप अगर तरीके से समझ पाए, तो आप आगे बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लुक एट दिस हियर, आई वुड लाइक टू से दैट, एक मीडियम है एयर, और यहाँ कोई दूसरा मीडियम रख ली। एयर में हमें मालूम है कि भाई सबकी वेलोसिटी फिक्स है, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो। तो भाई उस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसकी न्यू वन, उसके हिसाब से लेमडा वन मल्टीप्लाई किया, और वो वेलोसिटी हो गई v, दैट इज c के बराबर हो। लेट्स सपोज आई राइट हियर दिस न्यू इनटू दिस लेमडा वन, न्यू इनटू दिस लेमडा वन इज इक्वल टू c। oh, this new into this is equal to, I'm writing c, इसको मैंने c रख दिया। तो एयर में न्यू वन इंटू दिस, फिर न्यू टू इंटू लेमडा टू अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, सी आर, दैट्स करेक्ट। अब जो ये फ्रीक्वेंसी है और ये जो लेमडा है, ये हम लोग कह लेते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर रेडिएशन है, उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी इतना लेमडा होता है, इस तरीके से रिजल्ट निकाल लेते हैं। जब हम इस रेडिएशन को किसी दूसरे मीडियम में पास कराते हैं, इस रेडिएशन को किसी दूसरे मीडियम में पास कराते हैं, देन आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। भाई यहाँ पे सी है, यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी वी। और वी से दैट कि इस जगह पे जब जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपको न्यू वन ही लेना है, और अब ये लेमडा वन की जगह पे लेमडा वन डैश लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी वी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू है, और अब यहाँ पे क्या होगा, लेमडा टू डैश हो गया। क्या सीखा आपने यहाँ पे, कि अगर एक रेडिएशन जिसके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर लेमडा है इन एयर के केस में, और उनका मल्टीपल सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जब आप उसको किसी दूसरे मीडियम में लेके जाते हो, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बट लेमडा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि उस मीडियम में वेलोसिटी बदल गई है। तो उस सेम फ्रीक्वेंसी रखने के लिए लेमडा को क्या होता है, बदलना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो द आइडिया इज दैट कि when electromagnetic wave travel from one medium to another medium, its frequency do not change. when electromagnetic when electromagnetic wave travel from travel from one medium one medium to another medium, to medium another medium, its frequency remains same, its frequency remains same, but 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 lambda and velocity changes, lambda and velocity changes. सो ये बात आपको बता देगी, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको ठीक से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। नाउ अगला पॉइंट इज दैट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillating charge, oscillating charge charge charge, which is the source of source of production of source of production of
production of that electromagnetic wave. So इतनी बात तो आप समझ गए, अब आगे की बात कही जा रही है वो समझना है। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करता है मीडियम में, तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी कैरी करता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये समझना होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, frequency of oscillations of electric field, magnetic field, electromagnetic wave, and that of source, and source, that of source are same, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और टाइम पीरियड भी सेम होगा। एंड आई सेड दैट कि वी नो दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखता है। सो ये ध्यान रखना होगा कि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड पिक है उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी पिक है। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइक E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी और B is equal to B नॉट साइन ओमेगा टी, सो सेम टाइम पे दोनों की वैल्यूज की बात हो रही है। तो अ, यानी कि जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दे आर एट 90 डिग्री और वो 90 डिग्री पे ऑसिलेट करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये बात मैंने समझा दी है, आपको ध्यान रखना होगा। सो at any point of at any ध्यान से सुनना, at any point of at at any point of space, at any point of space, at any point of space where electromagnetic wave is passing through, electromagnetic wave is passing through वहां पे velocity of electromagnetic wave निकालना है, velocity of electromagnetic, right, at any point of space where electromagnetic wave is passing through, velocity of electromagnetic wave अगर निकालना है तो that is equal to how much, तो velocity of electromagnetic wave अगर निकालना है, so this v is equal to उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है और उस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, उस जगह पे बार बार कह जाए उस जगह पे, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो v इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, लाइक अगर यहाँ पे कोई सोर्स है, इस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इफ यू गो लाइक दिस प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। यस। सो किसी भी जगह पे अगर यहाँ पे हुए तो यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करा होगा उसका जो ई नॉट होगा, जो पीक होएगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक होएगा, अगर आप ई नॉट अपॉन बी नॉट करेंगे तो वो आपको ये रिजल्ट निकल के आएगा। So at any point of space where electromagnetic wave is passing through, velocity of electromagnetic wave is v is equal to E naught upon B naught, where E naught and B naught are amplitude of electric field and magnetic field at the same position. Where where E naught and B naught are are amplitude of are amplitude of electric field and magnetic field, electric field and electric field and magnetic field respectively respectively so at that position, at that position, ये ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब आपको ये बात जो बताई जा रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड component component of electromagnetic wave electric field component of electromagnetic wave is known as is known as light vector. Light vector. Electric field component of electromagnetic wave. Electric field component of electromagnetic wave is known as light vector. Light vector or electric field vector or electric field vector vector vector
बिकॉज मतलब ये और लिखना कोई जरूरी नहीं। सो व्हाट आई से दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, या उसी को हम यहाँ पे वेक्टर लिख दें, वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और वेक्टर की बात करें of electromagnet is known as light vector. Why it is known as light vector? Because due to electric field vector we are able to see, we are able to visualize electric field component or vector of electromagnetic wave is known as light vector because due to electric field vector we are able to visualize this. मतलब sense of visualization is due to electric field vector of electromagnetic wave. मतलब ये कहा जा रहा है सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन जो हमारे पास है, सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन, सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन, सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके वजह से होता है, इसीलिए हम लोग उसको लाइट वेक्टर कहते हैं। ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ मैं। यस। अब आपसे एक दूसरी बात कही जा रही है, दिस इज पॉइंट नंबर 11 या पॉइंट नंबर 11। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो ट्रेवल करता है तो अपने साथ ओबियसली एनर्जी भी रखा हुआ है, इट हैज एनर्जी। सो जब ये ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है। सो वी आर सेइंग दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव is equally and halfly is equally and yeah is electric field energy of electromagnetic wave is equally divided, is equally divided in electric field form, electric field electric field form and magnetic field form and magnetic field form। मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रहा है अपने साथ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसकी आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में होगी और आधी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको वेव पढ़ना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म। क्लियर हो गया पॉइंट ये? इसका मतलब कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, समझ गए आप? और इसको ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कह दें और या ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कह दें, ठीक है जी, क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करें हम, सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? तो दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। यस, ये कैसे रिजल्ट आया भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ये कैसे आया, हाउ दिस हैज कम? तो आप इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, लाइक एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर आपको तो पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लाइक इसको आगे बढ़ा देंगे, दिस इम्प्लाइज 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा कि V इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। और यहाँ पे जो आप हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो वो ये क्या है? आपका ये ई नॉट स्क्वायर है, यानी कि जो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है जी, उस जगह पे। अब यहाँ पे ये समझना है कि कहीं पे हम लोग ई आर एम एस लिखते हैं, यानी कि ई आर एम एस लिखा जाता है, दिस रिप्रेजेंट्स ई आर एम एस, आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज ई आर एम एस।
तो जब अगर ऐसे लिखा हुआ है, ई नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझ लेना। और एक बात और समझ लेना, जैसे ई नॉट अपॉन बी नॉट कह दिया, तो उस जगह पे ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस भी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, दैट विल बी सेम। आई मीन अगर उस जगह पे ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस की बात करेंगे, ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस की बात करें, तब भी उस जगह पे ऐसे निकाला जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसॉइडली चेंज हो रहा है, तो उसका आरएमएस भी हो सकता है और बी आरएमएस भी हो सकता है। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। सो आइडिया इज दैट कि अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ई स्क्वायर लिख दिया, तो इस ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बाई दैट इज वी इज इक्वल टू ई बाई बी, सो यानी कि यू विल बी राइटिंग वी इंटू बी का स्क्वायर, इसे भी लिख लो, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट कर दो। और अब ये क्या होगा, वी स्क्वायर होगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, दैट इज वी स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर कर दिया। अब अगले स्टेप में 1/2 एप्सिलॉन नॉट है और वी स्क्वायर क्या होगा, वन, चूंकि वी होता है 1 बाई, आपने देखा ना यहाँ पे एक और रिजल्ट बताया था, वी इज इक्वल टू लाइक दिस, ये रिजल्ट होता है। तो अगर आपने एयर की बात करें तो आप इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो इफ यू डू इट, दिस विल बिकम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और दिस इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ इट इज प्रूवन। क्लियर है पॉइंट। सो एनर्जी पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। इसको वी कैन राइट यू इंटू ई, यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये यू और बी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वी कैन राइट लाइक छोटा यू, समझना ये छोटा यू लिखा हुआ है, छोटा यू लिखा है, जो कि बड़ा वाला यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, टोटल एनर्जी के लिए। तो अगर आप ये ये आपने लिख लिया इस तरीके से, तो अगर आप इलेक्ट यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर लिखना चाहेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप सम करेंगे। सो दैट एनर्जी ऑफ, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, तो दैट वी इज इक्वल टू, इसको एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कर दो, यस, या इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट कर दो, this is what it is this, or you can also write like epsilon naught e square plus b square by mu naught, right, हाफ दोनों में लगा दो 1/2 एंड, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपके पास ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका ध्यान रखिएगा आप। सो अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट होगा। हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ऐसे, पर यूनिट ऐसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी की लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ये रिजल्ट्स आपके समझ में। और ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ और ये भी पढ़ा हुआ है, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगला पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करता है और वो किसी के ऊपर इंसिडेंट करता है, इफ इट इंसिडेंट्स ऑन एनी सरफेस, तो वो उस वो जो पड़ता है तो उसको वो मोमेंटम ट्रांसफर करता है। लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, ये 11 पॉइंट तो आप समझ लिए। यहाँ पे अगर 12वां पॉइंट देखिए, जैसा कि बाकी वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, ये अपने साथ मोमेंटम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों, जिसके ऊपर इंसिडेंट करता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, electromagnetic wave incident on a surface, and सरफेस पे जब इंसिडेंट करे, अप्लाइज अप्लाइज रेडिएशन प्रेशर, क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन प्रेशर। अब ये रेडिएशन प्रेशर का क्या मतलब है, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है, और उस रेडिएशन की वजह से उस पे मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और मोमेंटम ट्रांसफर होने की वजह से फोर्स होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन, प्रेशर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन।
ड्यू टू रेडिएशन। तो अब दो तरीके का सिचुएशन होगा कि सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहा है वो पूरा का पूरा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, और या तो वो रिफ्लेक्ट कर दे। देयर आर टू सिचुएशन, सो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात हो सकती है। तो यहाँ पे दो दो सिचुएशन बन गया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये दो तरह की सिचुएशन पड़ेगी। तो अगर हम रेडिएशन प्रेशर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस और रिफ्लेक्टिव सरफेस में से कौन सा, हमें ये पहले पता होना चाहिए। तो मैं इस पे आता हूँ थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, विल कम टू दिस, बट पहले एक इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें। सपोज करो कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके इंसिडेंट कर रहा है। ये सरफेस हमने ली है और इस सरफेस पे हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके इंसिडेंट कर रहा है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेलोसिटी v से ट्रेवल करके आ रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी की बात करें, ये होता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी ऑफ, आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बात करें तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ये कैसे इस चीज को यहाँ पे लिखा जाए, तो हमने लेट सपोज ये जो यहाँ पे ले रखा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आ रहा है, और किस वेलोसिटी आ रहा है, v वेलोसिटी से। तो टी टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा वो कितने एरिया से आएगा, टी टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहा है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ओके, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है। और सपोज कर लो वो एक बीम के फॉर्म में आ रहा है जिसका एरिया ये है, दिस इज द एरिया। तो टी टाइम के अंदर यहाँ पे जो एनर्जी इंसिडेंट करेगी, यहाँ पे जो एनर्जी इंसिडेंट करेगी वो एनर्जी कितना इंसिडेंट करेगी, तो यार ओके पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना हुआ जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, और लेंथ कितना ले लेंगे, v इंटू टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v वेलोसिटी से आ रहा है, तो टी टाइम के अंदर vt डिस्टेंस ट्रेवल होएगा, टी टाइम के अंदर vt डिस्टेंस होगा, तो vt डिस्टेंस के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एरिया ए के अंदर है वो सब के सब जो है वो यहाँ पे आके इंसिडेंट कर जाएंगे टी टाइम के अंदर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, यानी इतने वॉल्यूम का, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई सेड कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बीम है आके यहाँ इंसिडेंट कर रहा है, और उस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज करो ए है, और वो v वेलोसिटी से आ रहा है, तो टी टाइम के अंदर कितना लेंथ ट्रेवल कर जाएगा, vt लेंथ ट्रेवल कर जाएगा। तो लेट सपोज कि टी टाइम के अंदर यहाँ पे जितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रही होगी वो क्या होगी, एक vt लेंथ का सिलेंडर मान लेते हैं, उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी सब यहाँ पे आके इंसिडेंट कर जाएगी। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू वी इंटू टी। यस, अब टोटल एनर्जी क्या होगा जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखे, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा हमने, तो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर टोटल एनर्जी निकालना है आपको, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, आपने आपको तो वॉल्यूम पता है आप, तो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, और इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू वी इंटू टी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द टोटल एनर्जी, एंड ये एनर्जी यहाँ पे आके इंसिडेंट कर रहा है। सो ये टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करें तो डेंसिटी क्या होगा जी, सो टोटल एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी टोटल अपॉन एरिया और इनटू टाइम। तो अब आप इस पूरे रिजल्ट को एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू ए इंटू वी इंटू टी को डिवाइड कर दिए किससे, एरिया इंटू टाइम से। अब ये एरिया और एरिया कट जाएगा, टी टी भी कट जाएगा, तो टी और टी भी काट दीजिए आप। तो टी और टी काटने के बाद ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, तो दिस रिजल्ट इज कमिंग आउट एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस मच। मतलब
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, माइंड यू इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो भाई किसी सरफेस के ऊपर अगर वो इंसिडेंट कर रहा है तो वहां पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर इतनी एनर्जी इंसिडेंट करेगी. इज दैट क्लियर नाउ? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज आवर ये 14 पॉइंट. अब अगला पॉइंट हम लोगों को समझना होगा which is more important, right? So now we'll talk about this radiation pressures की बात कर रहे हैं. So 50 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस के ऊपर, यानी कि जैसे सपोज करो कि ये सरफेस था हमारा, इस सरफेस के ऊपर जो भी एनर्जी इंसिडेंट किया वो सारा का सारा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. फॉर एब्जॉर्ब फॉर एब्जॉर्प्टिव सरफेस, फॉर एब्जॉर्प्टिव सरफेस रेडिएशन प्रेशर की बात हो रही है. तो अगर इस सरफेस के ऊपर जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट करती है वो सारी की सारी एनर्जी सपोज कर लो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये ए सरफेस जो इसका एरिया था उतने ही एरिया के ऊपर ये रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा है. तो भाई टोटल इंटेंसिटी इज दिस इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है. आपको यहाँ का रेडिएशन प्रेशर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? विल डू इट लाइक दिस कि ओके, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू वी. दिस इज व्हाट वी नो दैट. अब अगर मैं, ये क्या है हमारे पास? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो अगर मैं इफ आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वी आर सेइंग कि लेट पी मोमेंट इज टोटल मोमेंटम is total momentum of this radiation. If this radiation, uh, P is the total momentum of this radiation under volume of A into Vt. So let P is the total momentum of this radiation under volume of A into Vt. So A into Vt वॉल्यूम के अंदर जो रेडिएशन है उस रेडिएशन का टोटल मोमेंटम हमने P मान लिया. दिस इज व्हाट वी हैव कंसीडर, दैट इज P. सो इस P को अगर C से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? टोटल एनर्जी आएगा. P into C is the total energy, तो that will come out total energy. एंड अगर ये टोटल एनर्जी आएगा. अगर मैं इस P into C को अपॉन एरिया और अपॉन टाइम कर दूं, यानी कि ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कर दूं, यानी कि जो यहाँ पे आएगा तो ये इंटेंसिटी आएगी. एंड दैट इंटेंसिटी इज गोइंग टू व्हाट? ये इंटेंसिटी आएगी भाई, टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी आएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो यहाँ से P के बराबर है, यानी कि इंटेंसिटी को आप A इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन C से डिवाइड कर दो, तो ये आपको इसके अंदर का मोमेंटम मिल जाएगा. दिस मच मोमेंटम रेडिएशन है. और जब वो सरफेस के ऊपर पड़ रहा है तो ये मोमेंटम क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? तो डेल्टा P कितना हुआ जी? तो P माइनस जीरो, दैट कम्स आउट I इंटू A इंटू टी अपॉन C. दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. इतना जो चेंज इन मोमेंटम आया, ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम आया? टी टाइम के अंदर आया, क्योंकि भाई जीरो से टी टाइम के अंदर इतना मोमेंटम हो जाएगा. तो भाई डेल्टा P अपॉन टी करेंगे तो ये कितने बराबर हो जाएगा? दैट विल कम आउट आई ए अपॉन सी के बराबर आ जाएगा. अब ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है. तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स होता है. तो दैट इज इक्वल टू फोर्स जो इस सरफेस के ऊपर पड़ा है. एंड दिस फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? सिंस सिंस फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है. सो दिस प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो प्रेशर होगा वो रेडिएशन प्रेशर होगा. तो ये प्रेशर जो रेडिएशन का बना कितने के बराबर आ गया? दैट इज एफ अपॉन ए करोगे, यानी कि आई अपॉन सी होगा, एंड दैट इज योर एफ बाई ए होगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो एब्जॉर्प्टिव, ये क्या हो गया? जो इंटेंसिटी है उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया? सी से डिवाइड कर दिया. तो आपको क्या मिल जाएगा? एब्जॉर्प्टिव सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू आ गई. आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई सेड टू यू. ये हमारे पास रिजल्ट आया. कैसे आया? समझ में आया? अब अगर एब्जॉर्प्टिव सरफेस हुआ तो ये हुआ, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस हुआ तो जितनी मोमेंटम यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है इसका डबल क्या होगा, यानी कि जितना इंसिडेंट हुआ उतने से वो रिटर्न होकर के आएगा.
यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू, यानी कि जो ये पी आपके पास था, डेल्टा पी क्या होगा, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल करेंगे तो डबल आ जाएगा, और फिर उसके लिए करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा। 16 की बात करें तो अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात करें, रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात करें, तो आई सेड दैट कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रही है टी टाइम के अंदर, ठीक है जी, that you have understood कि delta P by delta T I A by C that is equal to F, that F upon A is the pressure. Now here delta P जब निकालने जाएंगे तो जितनी एनर्जी उसके अंदर, जितना एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट करेगा, उतनी एनर्जी लौट करके वापस भी आ रही है। तो उस केस में जो डेल्टा पी निकल के आएगा वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल एंड माइनस पी इनिशियल करेंगे, और यहाँ पे एक माइनस ऐसे कर देंगे डायरेक्शन लगाकर, ये क्या हो जाएगा, टू पी आ जाएगा, टू पी फाइनल या टू, और पी फाइनल और पी इनिशियल बराबर है हमारे पास। यस, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी देयर। तो ये जो डेल्टा पी की वैल्यू होगी वो डबल होगी, तो डेल्टा पी जो, यानी कि ये जो पी था, अब डेल्टा पी की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। ये तो आपका मोमेंटम था, अब इसका डबल हो जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, आई ए टी सी, और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यूज आ गई हमारे पास, डेल्टा पी आ गया 2 आई ए टी upon c. This is how it is now. This is our delta p. And this delta p has taken place in delta t time. So 2ai a upon c is what? Force. ये आपके पास फोर्स हो गया, एंड दिस फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो वो क्या आएगा, प्रेशर आएगा, यानी कि 2I/c रिजल्ट आ जाएगा आपके पास रिफ्लेक्टिव सरफेस पे। तो हर हाल में आपको क्या मालूम होना चाहिए, इंटेंसिटी पता होना चाहिए, और इंटेंसिटी कितने के बराबर होता है आपने निकाला, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू वी। ठीक है, आप चाहो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब ये वी वेलोसिटी है रेडिएशन की ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही वेलोसिटी है। अब अगर वो दोनों तरफ सी आएगा, लाइक अगर ये वी और सी बराबर होगा तो वो कट कटा करके क्या हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि इफ वी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, सो फाइनली भाई आई में जो सी है, आई मीन वी और ये सी दोनों कट कटा के बाहर आएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा रेडिएशन प्रेशर के बराबर, दैट विल एक्चुअली कम आउट एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक स्क्वायर, लाइक दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ये ये इंटेंसिटी है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, और ये वी रखेंगे, वी और सी दोनों बराबर होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप रेडिएशन प्रेशर निकालोगे, एफ बाई ए, 2 ai/c और आई की वैल्यू रख दोगे, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा इस केस में, दैट इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रेडिएशन प्रेशर बन के आएगा, यानी कि रेडिएशन प्रेशर इस केस में ये होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। सो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। एक बात और देखो आप ध्यान से, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा ये देखिए लाइन, या इस फिगर को आप समझ लीजिए, लाइक ये, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इसको जेड मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो जब आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप मैकेनिकल वेव में पढ़ते थे, उसी तरीके से ये भी समझने की जरूरत है कि आप यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे जो कि वाई एक्सिस पे है, उसका इक्वेशन क्या होगा, दैट इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, वाई एक्सिस पे। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो वो बी जेड हो गया, और दैट इज व्हाट, बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये फॉर्मूला होगा, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे है। मतलब किसी भी जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, राइट। और अगर इस पूरे यहाँ से इस पूरे डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो है वो फिक्स है, तो वो ई नॉट हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ओमेगा सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
राइट। तो इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब हम लोग आज की इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको अगर हम करने चलते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे रैप अप करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग, यानी कि दिस वी हैव डन इट, और अगले लेक्चर को जब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसमें न्यूमेरिकल ही है, उसके बाद जो बाकी सारी चीजें हैं वो एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारा रह गया, और अगले लेक्चर में हम लोग इसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन। एंड पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे लेक्चर को साथ साथ देखिए और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।